हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 193। राज मेहरा को कमल मंदिर से कई देशी जड़ी बूटियां मिलीं। फिर अपनी शक्तिशाली खेती और गोली शोधन कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने 100 से अधिक औषधीय गोलियों को जल्दी से परिष्कृत किया। विशेष रूप से आग की चोटों का इलाज करने और आग के जहर को खत्म करने के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली उच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक स्पिरिट क्लींजिंग गोलियां थीं। उसके घायल गले को ठीक करने और उसके मुखर डोरियों की मरम्मत के लिए एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक स्पिरिट रिकवरी पर्पल पिल भी थी। एक पौष्टिक मध्यम श्रेणी की स्वर्ग रैंक की गोली भी थी, गले में पोषण देने वाली गोली। राज मेहरा को इतनी जल्दी इतनी कीमती औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते हुए देखकर सरबजीत, प्रणय और अन्य ने प्रशंसा की। जैसा कि अपेक्षित था, पत्नी एक अमर की तरह है। वह वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। इसके बाद राज मेहरा ने सभी औषधीय गोलियां प्रणय और अन्य को सौंप दी और प्रत्येक बच्चे को 3 गोलियां दी। केवल 10 सेकंड में बच्चों का गला ठीक हो गया। मेरा गला ठीक हो गया है, मैं फिर से बोल सकता हूँ। कितना शानदार! बच्चों के चेहरों पर खुश मुस्कान देखकर सरबजीत और अन्य लोग खुश हो गए। प्रणय ने जल्दबाजी में 8वें राजकुमार को राज मेहरा के पास कोटो तक खींच लिया और उसे धन्यवाद दिया। 8वें भाई, उनकी महान दयालुता के लिए पत्नी का धन्यवाद। 8वें राजकुमार ने कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद पत्नी। बच्चों का समूह काफी समझदार था और जानता था कि राज मेहरा एक असाधारण बड़ा शॉट है, इसलिए उन्होंने उसे भी बधाई दी। राज मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और अनन्या और अन्य लोगों को झा परिवार में लाने के लिए तैयार हो गया। प्रणय ने झट से पूछा, क्या पत्नी झा परिवार में जा रही है? जब उन्होंने राज मेहरा को विशेष रूप से रिया से इतनी सारी बातें पूछते हुए देखा तो उन्हें पता था कि राज मेहरा झा परिवार पर हमला करने जा रहे हैं। राज मेहरा ने शांति से सिर हिलाया। प्रणय ने झुककर कहा, एक बार जब पत्नी एक कदम उठाती है तो झा परिवार निश्चित रूप से गिर जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं कि मैं पत्नी का पालन करूं और उनके विनाश का गवाह बनूं। हालांकि 8वें राजकुमार को बचा लिया गया था, लेकिन जब उसने सोचा कि झा परिवार ने ऐसा अमानवीय काम कैसे किया है तो उसे गुस्सा आ गया। सरबजीत ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं भी झा परिवार का अनुसरण करना चाहता हूं। अगर मैं झा परिवार के विनाश को अपनी आंखों से नहीं देख सकता तो मुझे निश्चित रूप से भविष्य में बहुत पछतावा होगा। उसने मन ही मन सोचा कि कंसोर्ट झा परिवार के पास उन्हें सजा देने जा रहा है। अगर वे अपनी आंखों से ऐसी संतोषजनक बात नहीं देख पाते तो वे जीवन भर पछताते तो निश्चित रूप से इसका पछतावा करते। उसे कितनी भी चोटें क्यों न हो, उसे देखने जाना पड़ा। राज मेहरा ने उदासीनता से कहा, जरूर। सरबजीत और प्रणय बहुत खुश थे। बच्चों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था करने के लिए नानसोंग्युन को प्राप्त करने के बाद वे राज मेहरा के पीछे किंगहोन किंगडम के झा परिवार के पास गए। किंगहोन किंगडम, झा परिवार। लाल दीवारें, पीली टाइलें, नक्काशीदार रेलिंग और जैद सभी चमकदार थे। एक प्रांगण अत्यंत आलीशान और महान था। रात में झा परिवार का प्रांगण जगमगा उठा और हर्षोल्लास से भर गया। इस समय सामने का याद सम्मानित मेहमानों से भर गया जो सुगंधित चाय पी रहे थे। आज जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि कृपाण की रोशनी दूर से आकाश को ढंक रही है। उस समय मैंने अनुमान लगाया कि एक अद्वितीय दिव्य कलाकृतियां प्रकट होने वाली थीं। जैसा कि अपेक्षित था, ये झा परिवार की दिव्य कलाकृति है। आलीशान कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला। उनकी बातों से आसपास के सभी लोग उनसे सहमत हो गए। मैंने सुना है कि ये दैवीय कलाकृतियां एक संगोष्ठी स्तर की संख्यात्मक खजाना कृपाण है। इस खजाने सेबर के साथ झा परिवार के पास निश्चित रूप से किंगजोऊ में नंबर 1 परिवार बनने का मौका है। ये सही है, झा परिवार वास्तव में इस बार बढ़ गया है। आह, कितनी ईर्ष्यापूर्ण! दुर्भाग्य से हमें ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। सभी की चर्चा सुनकर सीटों पर 4 आदमियों ने उदास भावों का खुलासा किया। उनमें से 4 जेड ड्रैगन किंगडम के यादव परिवार के प्रमुख यादवेंद्र, विंड थंडर किंगडम के हुयान परिवार के प्रमुख विनीत, यिन परिवार के प्रमुख तन्मय और किंगमो किंगडम के प्रमुख सुब्रिया के प्रमुख थे। पेंग परिवार। आज एक चौंकाने वाली कृपाण बीम आकाश में गोली मार दी और 500 किलोमीटर के दायरे में आकाश को रोशन कर दिया। इस घटना ने जल्दी ही पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही किसी ने ये खबर फैला दी कि इस कृपाण बीम को झा परिवार द्वारा परिष्कृत एक अद्वितीय दिव्य कृपाण द्वारा भेजा गया था। ये खबर चौंकाने वाली थी। इसने न केवल पूरे किंगहोन किंगडम में हंगामा किया, बल्कि यह किंगहोन किंगडम से पूरे किंगजू में भी तेजी से फैल गया। पीत रहित दिव्य कृपाण चकाचौंध कर दिया। इन शब्दों ने झा परिवार पर ध्यान देने वाले सभी को चौंका दिया। सबसे ज्यादा हैरान यदवेंद्र, विनीत, तन्मय और सुब्रिया थे। वे जिन परिवारों के प्रभारी थे वे मूल रूप से झा परिवार के बराबर थे और उन्हें किंगजोऊ के 5 महान परिवारों में स्थान दिया गया था। हालांकि इस अद्वितीय दिव्य कृपाण ने 5 परिवारों के बीच संतुलन को स्पष्ट रूप से तोड़ दिया, क्योंकि यह कृपाण झा परिवार के स्वामी की ताकत को बहुत बढ़ा देगा। परिणामस्वरूप पूरे झा परिवार की ताकत बढ़ गई। चूंकि वे 4 लोग मूल रूप से झा परिवार के स्वामी के बराबर थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इस समय बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। हालांकि झा परिवार के हाथों में दिव्य कृपाण थी, इसलिए उन्होंने उनसे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं की।
ये देखते हुए कि किंगजोहू से बड़ी संख्या में प्रसिद्ध लोग आज रात झा परिवार को बधाई देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए थे, वे केवल प्रत्येक के लिए एक उदार उपहार तैयार कर सकते थे। साथ ही वे व्यक्तिगत रूप से झा परिवार की अद्वितीय दिव्य कृपाण को देखना चाहते थे। हालांकि सभी ने लंबे समय तक इंतजार किया, उन्होंने अद्वितीय दिव्य कृपाण या झा परिवार के स्वामी को प्रकट होते नहीं देखा। भोज शुरू हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, झा परिवार का स्वामी अभी तक क्यों नहीं आया? ठीक है, बाकी 4 परिवारों के मुखिया खुद आ चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झा परिवार का मुखिया देर से आएगा। ऐसा लगता है कि झा परिवार ने वाकई एक अद्वितीय दिव्य कृपाण प्राप्त कर ली है, अन्यथा वे इतने अहंकारी नहीं होते। मौजूद सभी लोग चर्चा करने लगे। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि झा परिवार जानबूझकर दिखावा कर रहा है। उन्हें लगा कि झा परिवार इस अवसर का उपयोग किंगजोहू में सभी को ये बताने के लिए करना चाहता है कि झा परिवार का दर्जा पहले से ही उनसे ऊपर है। मौजूद सभी लोग उससे सहमत थे। अतीत में हालांकि झा परिवार भी किंगजोहू में एक उत्कृष्ट परिवार था, लेकिन उन्होंने कभी भी सभी को इतनी हास्यास्पद तरीके से नजरअंदाज नहीं किया था। इस तुलना से उन्हें पता चल गया कि आज रात झा परिवार क्या करने वाला था। जैसे ही सभी की चर्चा जोर पकड़ती गई, झा परिवार के महान बुजुर्ग क्यू हानसोंग प्रकट हुए। उन्होंने गर्व से सभी उपस्थित लोगों पर नजर डाली और एक अहंकारी मुस्कान प्रकट की। सभी, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं। आज झा परिवार ने आखिरकार एक अद्वितीय कृपाण को परिष्कृत किया है। परिवार के मुखिया इसे अलग नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुझे पहले आप लोगों को लेने के लिए भेजा। हर कोई अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अहंकारी झा परिवार अब वास्तव में बहुत अहंकारी हो गया था। उपस्थित लोगों में 10 से अधिक सम्राट थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि 4 महान परिवारों के नेता यादवेंद्र, विनीत, तन्मय और सुब्रह थे। हालांकि 2 घंटे के बाद झा परिवार ने आखिरकार सभी को लेने के लिए एक महान बुजुर्ग को भेजा। ये स्पष्ट था कि झा परिवार ने उपस्थित किसी भी व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उस मामले में ये और भी साबित हुआ कि झा परिवार निडर था। उनके पास वास्तव में एक अद्वितीय दिव्य कृपाण था। सभी को अपना गुस्सा निगलते हुए देखकर क्यू हानसोंग और भी अधिक आत्मसंतुष्ट दिखाई दिया और यादवेंद्र की मेज पर बैठ गया। यादवेंद्र और परिवार के अन्य 3 मुखिया भौहें सिकोड़कर कुछ भी कहने से पीछे हट गए। अध्याय 194। शिव प्रसाद ने कहा, 4 परिवार प्रमुखों, हमारे परिवार प्रमुख के पास कुछ है जिस पर वह चाहते हैं कि मैं पहले आपसे चर्चा करूं। यादवेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आश्चर्य है कि झा के स्वामी क्या चर्चा करना चाहते हैं। यह इस तरह है। शिव प्रसाद ने अपनी उंगली उठाई और मेज पर दस्तक दी। किंग हून किंगडम के झा, जेड ड्रैगन किंगडम के दुआन परिवार, विंड थंडर किंगडम के हुयान परिवार, बाइताई किंगडम के येन परिवार और किंगमो किंगडम के पेंग परिवार ने पहले किंगजोहू की दुनिया को समान रूप से विभाजित किया था। किंगजोहू में आध्यात्मिक पुल, खनिज, जलमार्ग, दुकानें और अन्य संसाधन सभी 5 में विभाजित हैं। ये स्थिति लगभग 3000 वर्षों से बनी हुई है। अब हमारे परिवार के मुखिया को लगता है कि झा की संपत्ति को दोगुना करने का समय आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या 4 परिवार के मुखिया हमारे परिवार की मदद करने के लिए कुछ लाभ छोड़ने को तैयार हैं। यादवेंद्र और अन्य लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। झा 4 महान परिवारों के मुनाफे में से कम 30% जबरन निकालना चाहता था। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा था? तुम्हारा परिवार बहुत लालची है। यादवेंद्र ने गुस्से से मेज पटक दी। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे 4 परिवार कमजोर हैं? विनीत, तन्मय और सुब्रिया भी क्रोधित हो गए और जोर से डांटने लगे। शिवप्रसाद ने शांति से कहा, मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि न केवल हमारे परिवार को आदिम दिव्य पर्वत के गो परिवार का समर्थन प्राप्त है, बल्कि आज का दिव्य खजाना कृपाण परिवार के मुखिया की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। दूसरे शब्दों में, हमारे परिवार के मुखिया की वर्तमान ताकत निश्चित रूप से अर्ध सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकती है। अर्ध सम्राट क्षेत्र, ये सुनकर यादवेंद्र और अन्य लोगों के चेहरे पर तुरंत भाव उतर गए। कोई आश्चर्य नहीं कि झा ने इतना अहंकारी होने का साहस किया। न केवल उन्हें आदि दिव्य पर्वत के गो परिवार का समर्थन प्राप्त था, बल्कि झा के स्वामी भी अर्ध सम्राट क्षेत्र में पहुंच चुके थे। यदि गो परिवार प्रकट नहीं होता तो भी झा के स्वामी के पास 4 महान परिवारों को लूटने की क्षमता थी। यादवेंद्र और अन्य लोगों के चेहरों पर भय देखकर शिवप्रसाद ने व्यंग्य किया, तुम चारों को इस पर ध्यान से विचार करना होगा। यदि तुम इसमें देरी करोगे तो मेरी मांगें दोगुनी हो सकती हैं। यादवेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, यहाँ बकवास मत करो। शायद अद्वितीय दिव्य कृपाण और अर्ध सम्राट क्षेत्र की साधना सब तुम्हारे द्वारा बनाई गई है। अपनी स्थिति में वह स्वाभाविक रूप से आसानी से हार नहीं मानेगा। भले ही वह अपने दिल में जानता था कि झा का सिर शिवप्रसाद को ऐसी शर्त लगाने के लिए बहुत आश्वस्त होना चाहिए। विनीत ने सिर हिलाया और कहा, आदि दिव्य पर्वत पर एकांतप्रिय परिवार आमतौर पर आसानी से प्रकट नहीं होते हैं। नश्वर दुनिया के विवादों में लापरवाही से हस्तक्षेप करना तो दूर की बात है। यदि आपका झा हमें जबरन अपने अधीन करना चाहता है तो आइए देखें कि पहले गो परिवार सहमत होगा या नहीं। आखिरकार हमारे 4 परिवार वध किए जाने वाले मेमने नहीं हैं। विनीत के मन में भी यादवेंद्र जैसा ही विचार था। वह अंत तक नर्म नहीं पड़ने वाला था। तन्मय और सुब्रह ने सहमति में सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वे आसानी से हार नहीं मानेंगे।
ऐसा लगता है कि आप चारों को अभी भी मेरी व्यक्तिगत रूप से आकर बात करने की आवश्यकता है। इस समय एक बूढ़ी और गरिमामयी आवाज सुनाई दी। सबने देखा और एक हरे रंग की पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति को धीरे धीरे हॉल में आते देखा। झा का मुखिया। हर कोई चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि बूढ़ा आदमी झा का मुखिया था, रणधीर झा। जब उन्होंने रणधीर झा को देखा तो यादवेंद्र और बाकी लोगों ने अपनी सांस रोक ली। वे और रणधीर झा दोनों ही सर्वोच्च वर्चस्व क्षेत्र के साधक थे, लेकिन अब सिर्फ एक आदान प्रदान के बाद उन्हें लगा कि रणधीर झा के दबाव का विरोध करना मुश्किल था। इससे उन चारों को बहुत बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लग रहा था कि आज रात के भोज से निश्चित रूप से 4 महान कुलों को नुकसान उठाना पड़ेगा। रणधीर झा यादवेंद्र और बाकी लोगों के सामने आए। उन्होंने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके चारों ओर देखा और गर्व से मुस्कुराए। जब आपको पता चला कि मेरे परिवार ने एक दिव्य कृपाण बनाया है तो आप तुरंत हमें बधाई देने आए। मैं आपकी दयालुता के लिए वास्तव में आभारी हूँ। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सभी को ये दिव्य कृपाण दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। एक चमकदार सफेद रोशनी धमाके के साथ निकली, जिससे सभी की आंखें दुखने लगीं। इसके तुरंत बाद अतुलनीय रूप से भयानक कृपाण ऊर्जा ने पूरे स्थान को घेर लिया। इस ब्लेड ऊर्जा के तहत यादवेंद्र, विनीत और अन्य जिनके पास सबसे मजबूत साधना आधार था, उनके दिल हिंसक रूप से कांपने लगे और उनके शरीर थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। सभी ने ऊपर देखा। रणधीर झा के हाथ में एक सुनहरा मूठ और एक बेहद दबंग लंबी कृपाण दिखाई दी। लंबी कृपाण पर कृपाण की रोशनी चमक उठी। कृपाण की शक्ति एक ड्रैगन की तरह थी और यह एक खजाने की आभा से भरी हुई थी। यह एक वास्तविक अद्वितीय कृपाण थी। रणधीर झा ने अपना असली सार प्रसारित किया और उनका शरीर तुरंत एक सफेद रोशनी से चमक उठा, जो कीमती कृपाण के साथ विलीन हो गई। तुरंत ही आकाश से एक अवर्णनीय भयानक दबाव आया, जिसमें कृपाण की भरपूर ऊर्जा थी। ये वास्तव में एक अर्ध सम्राट क्षेत्र साधक की आभा है। ये वास्तव में बहुत भयानक है। इस समय यादवेंद्र और अन्य लोग भी सदमे में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा लग रहा था कि रणधीर झा पहले से ही कीमती कृपाण में विलीन हो चुके थे और उनकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। रणधीर झा ने सभी के भयभीत भावों को देखा और अहंकार से यादवेंद्र और अन्य लोगों की ओर देखा। तुम मेरी कृपाण के बारे में क्या सोचते हो? इन धमकी भरे शब्दों ने यादवेंद्र और अन्य लोगों को अपना सिर नीचे करने पर मजबूर कर दिया। अतीत में भले ही झा के पास आदिम देव पर्वत का गो परिवार उनके समर्थक के रूप में था, लेकिन 4 महान परिवारों पर हमला करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार उस समय झा चारों महान परिवारों में से किसी के बराबर था। अगर रणधीर झा हमला करना चाहता था तो उसे पहले गो परिवार का समर्थन प्राप्त करना था। लेकिन अब यह अलग था। रणधीर झा के हाथ में एक दिव्य कृपाण था और वह अर्ध सम्राट क्षेत्र में कदम रखा। उसे अब पहले गो परिवार से मदद मांगने की जरूरत नहीं थी और वह सीधे 4 महान परिवारों पर हमला कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि आज रात का भोज एक जाल था जिसमें यादवेंद्र और अन्य फंस गए थे। अगर वे रणधीर झा को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो वे चारों शायद बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाते। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। यादवेंद्र ने कहा, झा के सिर की कृपाण वास्तव में एक अद्वितीय कृपाण है। हम प्रभावित हैं। विनीत, तन्मय और सुप्रिया ने भी सिर हिलाया। रणधीर झा ने देखा कि उन सभी ने समर्पण भाव दिखाया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि कुलपति डुआन और सभी को लगता है कि यह कृपाण अच्छी है, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। हम खाने के बाद इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। ये कहते हुए वह मेज पर बैठ गया और चाकू अपने पास रख लिया। हालांकि इस कीमती कृपाण को पूर्णता तक परिष्कृत नहीं किया गया था, लेकिन सिर्फ मौजूदा कृपाण की ऊर्जा और शक्ति ही चारों महान कुलों को डराने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए रणधीर झा के चेहरे पर बहुत अहंकार था। यादवेंद्र और अन्य लोगों के चेहरे पर तनाव आ गया। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि रणधीर झा ने जो समय सीमा दी थी वह भोजन के बराबर थी। उसने उन्हें भोजन के समय के भीतर संतोषजनक उत्तर देने के लिए मजबूर किया। ये सोचकर उन चारों ने उदास होकर आह भरी। उन्हें आज वाकई बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। इस समय एक शांत आवाज सुनाई दी, ये चाकू वाकई बहुत बढ़िया है, इसलिए तुम इसके लायक नहीं हो। ओटिल्ड। रणधीर झा को लगा कि एक अवर्णनीय शक्ति ने उसके कीमती कृपाण से उसका संबंध जबरदस्ती तोड़ दिया है। जब वह होश में आया तो कीमती कृपाण एक सफेद रोशनी की तरह चमक उठी और दरवाजे की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही सफेद कपड़े पहने एक सुंदर युवक बाहर से अंदर आया और कीमती कृपाण को मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया। राजमहरा ने अपने हाथ में चाकू को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और थोड़ा सिर हिलाया। ये वास्तव में वह खजाना था जिसे गो परिवार ने साहू वंश से छीन लिया था। साहू वंश के पूर्वज की पौराणिक कृपाण। साहू कृपाण। अध्याय 195। राजमहरा के प्रवेश करते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाहें उसके चेहरे पर टिक गईं और वे उसके सुंदर रूप को देखकर चौंक गए। कितना सुंदर युवा मास्टर! इतनी शान के साथ वह निश्चित रूप से एक असाधारण व्यक्ति था। यह विचार एक ही समय में सभी के दिलों में आया। रणधीर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। युवा मास्टर, क्या यह हो सकता है कि आपको भी यह कीमती कृपाण पसंद हो? वह राजमहरा के बगल में बैठी 4 छोटी लड़कियों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक उसके दिल में एक साहसिक अनुमान आया।
इसलिए हालांकि वह बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने अपना गुस्सा छुपाया और मुस्कुराने की कोशिश की। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे ये कृपाण पसंद है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके परिवार का नहीं है, राजमहरा ने शांति से कहा। यह सुनकर रणधीर ने गहरी सांस ली। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह कृपाण मूल रूप से किसकी थी। जब उसने राजमहरा को यह कहते सुना तो उसे राजमहरा की पहचान के बारे में 80 से 90% यकीन हो गया था। इस समय सरबजीत, प्रणय और अन्य लोग हॉल में दाखिल हुए। सरबजीत ने अपने गंजे सिर को छुआ और घृणा से रणधीर को देखा। कुलपति झा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने पागल होगे। खजाने की तलवार को परिष्कृत करने के लिए तुम बच्चों के 66 जोड़े को जबरन परिष्कृत करना चाहते थे। सौभाग्य से उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी उतरी और समय रहते तुम्हारे अनुचर को मार डाला, जिससे तुम्हारी भयावह योजना बर्बाद हो गई। प्रणय ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा, जब आज पत्नी आएगी तो वह दिन होगा जब तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। स्विश! उनके शब्दों से पूरा हॉल शोरगुल से भर गया। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी। पता चला कि सफेद कपड़ों में ये खूबसूरत युवा मास्टर मशहूर महारानी मिस्टिक आइज का आदमी था। वे वाकई स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। दूसरे विचार पर सभी ने उसे विस्मय से देखा। आज रात उत्तरी मिस्टिक हेवन की पत्नी चौंकाने वाली शक्ति के साथ झा परिवार में आई थी। वह निश्चित रूप से अच्छे इरादों के साथ नहीं आई थी। झा परिवार मुश्किल में था। यादवेंद्र, विनीत, तन्मय और सुब्रह ने तुरंत प्रसन्न भाव प्रकट किए और लगभग जोर से हंस पड़े। अभी अभी वे लगभग रणधीर के कारण दम घुटने लगे थे। अप्रत्याशित रूप से आखिरी क्षण में राजमहरा प्रकट हुए। इससे उन चारों को लगा कि आज रात झा परिवार को निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला था क्योंकि वे बहुत घमंडी थे। यादवेंद्र ने खड़े होकर डांटा, झा परिवार के स्वामी, एक परिवार के नेता के रूप में आपने हथियारों को परिष्कृत करने के लिए वास्तव में निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। आप झा के लिए सबसे बड़ा अपमान हैं। विनीत ने मेज पटक दी और खड़ा हो गया। रणधीर, 66 जोड़े बच्चे, तुम वाकई निर्दयी हो। तन्मय खड़ा हो गया और राजमहरा की ओर मुट्ठी बांध ली। वह क्या कह रहा है? जो लोग बुराई करते हैं वे मरेंगे। यहाँ तक कि कौंसर भी आपके कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इसके लायक हैं। सुब्रिया जोर से हंसा। रणधीर, ये कर्म है। आपने कौंसर को नाराज करने की कभी उम्मीद नहीं की थी, है ना? वे बेहद आश्वस्त थे कि चूंकि राजमहरा व्यक्तिगत रूप से आए थे, इसलिए उन्हें पूरे झा परिवार को नष्ट करने का पूरा भरोसा होगा। इसलिए इस समय उन्होंने अपने दिल में क्रोध को छिपाया नहीं था। रणधीर ने जितनी बेरहमी से उन पर अत्याचार किया था, उतनी ही बेतहाशा वे चारों उस पर अत्याचार कर रहे थे। इन चारों के नेतृत्व में कुछ लोग जो झा परिवार की लापरवाही से नाखुश थे, उन्होंने भी रणधीर के अमानवीय कार्यों की आलोचना की। उन्हें पहले से ही यकीन था कि चूंकि राजमहरा आज उसे बदनाम करने आए हैं, इसलिए रणधीर इस विपत्ति से बच नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे में उन्होंने अपनी नाराजगी नहीं छिपाई। ये देखकर कि हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है, रणधीर अपने दांत पीसता हुआ रह गया। वह बहुत नाराज था क्योंकि उसने राजमहरा को नाराज कर दिया था। हालांकि वह आखिरकार एक परिवार का मुखिया था, इसलिए वह शांत था। उसने गहरी सांस ली। सब लोग अफवाहों से धोखा मत खाओ। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा बेरहम काम नहीं करूंगा। इसके अलावा सभी ने अभी देखा कि कीमती कृपाण पहले से ही एक पूर्ण उत्पाद है। मैं पहले से ही कीमती कृपाण के साथ एक हो गया हूं और मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए मुझे बच्चों का उपयोग करने की क्या जरूरत है? जब उसने ये कहा तो सभी तुरंत चुप हो गए। वास्तव में रणधीर के अभी कीमती कृपाण के साथ विलीन होने के बाद उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि कीमती कृपाण वास्तव में एक तैयार उत्पाद था। इसे और तड़का लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। राजमहरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, किसने कहा कि यह कृपाण पहले से ही एक तैयार उत्पाद है? हर कोई बेहद उत्सुक भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाया। चूंकि कंसोर्ट ने ऐसा कहा था, इसका मतलब था कि अभी भी शोधन की गुंजाइश थी। इस समय हर कोई देखना चाहता था कि तैयार खजाना कृपाण कैसा दिखता है। हर किसी की निगाहों के सामने राजमहरा ने अपने ग्रैंड मास्टर स्तर के शोधन कौशल का उपयोग अपने असली सार को सक्रिय करने, आध्यात्मिक ऊर्जा को आग में बदलने और मौके पर हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया। हे भगवान, कंसोर्ट वास्तव में अपने नंगे हाथों से हथियारों को परिष्कृत कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि राजमहरा परिष्कृत कर रहा है तो सभी मार्शल कलाकार चौंक गए। प्राचीन काल से हथियार परिष्कृत करने वाले लोहार की तरह होते थे। न केवल इसके लिए सभी प्रकार की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक लपटों, विशेष भट्टियों, जादुई खजाने, शिलालेख संरचनाओं, जानवरों की आत्माओं, कलाकृतियों की आत्माओं और अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए एक सख्त शोधन प्रक्रिया भी थी। शुद्धिकरण से लेकर उत्पादन तक, पूरक सामग्री जोड़ने तक, और इसी तरह कोई भी अपरिहार्य नहीं था। अगर कोई ऐसा करता भी है तो वह सफल हथियार शोधन पूरा नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्टिफैक्ट शोधन भी एक प्रकार की प्रतिभा थी। यह अलोकप्रिय था और इसकी सीमा बहुत ऊंची थी। यह अज्ञात था कि कितने प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार आर्टिफैक्ट को परिष्कृत करने में विफल रहे थे। हालांकि जब राजमहरा की बात आई तो उन्होंने इसे आग में बदलने के लिए केवल आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और हथियारों को परिष्कृत करने के लिए अपनी हथेली को भट्टी के रूप में इस्तेमाल किया।
ये वास्तव में लोगों के दिमाग को उड़ा दिया। हालांकि किसी को भी संदेह नहीं होगा कि राजमेहरा खिलवाड़ कर रहा था। वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि राजमेहरा एक शोधन प्रतिभा है। जैसी कि उम्मीद थी, केवल 5 सेकंड में एक सुनहरा प्रकाश जो चरम पर चकाचौंध था, बादलों में घुस गया। अतुलनीय रूप से राजसी और तेज कृपाण ऊर्जा ने पूरे दृश्य को घेर लिया, जैसे कि एक विशाल कृपाण गठन ने सभी को घेर लिया हो। ऊर्जा के इस ब्लेड के नीचे सभी को हल्का दर्द महसूस हुआ। कितनी शक्तिशाली कृपाण ऊर्जा है! ये पहले से कम दोगुनी शक्तिशाली है। तो कीमती कृपाण का तैयार उत्पाद शुद्ध सोना है। कितना प्रभावशाली! अपने नंगे हाथों से कलाकृतियों को निखारने के लिए कॉन्सर्ट वास्तव में प्रतिभाशाली है। वह एक ग्रैंड मास्टर है। प्रभावशाली! राजमेहरा के हाथ में शुद्ध स्वर्ण कृपाण देखकर वहां मौजूद हर कोई उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। राजमेहरा ने संतोष से साहू कृपाण को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। ये कृपाण युद्ध के मैदान की कृपाण थी जिसे साहू परिवार के पूर्वज अपने साथ ले जाते थे। यह एक असंख्य खजाना था। बाद में एक युद्ध में ये कृपाण टूट गई। इसे साहू परिवार के पूर्वज ने छिपा दिया और महल में रख दिया। 1 लाख साल से भी पहले गो परिवार ने इस कृपाण को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि उन्हें इसे फिर से निखारने में परेशानी हो रही थी, उन्होंने इसे झा परिवार के पूर्वज को दे दिया। झा परिवार के पूर्वज ने जब इस कृपाण को प्राप्त किया तो उन्होंने इसे एक खजाने की तरह माना और इसके मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचते रहे। कई पीढ़ियों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार रणधीर के हाथों में एक बड़ी सफलता मिली और उन्हें तैयार साहू कृपाण को परिष्कृत करने का मौका मिला। ये कृपाण एक अत्यंत मर्दाना कृपाण है। इसमें साहू परिवार के पूर्वज की ड्रैगन यांग ऊर्जा भरी हुई है। लेकिन आप इसे साफ करने के लिए बच्चों के खून का उपयोग करना चाहते हैं। फिर आप उनकी आत्माओं को ब्लेड में फंसाना चाहते हैं और उन्हें एक अत्यंत दुष्ट दानव ब्लेड में बदलना चाहते हैं। आप सजा के हकदार हैं। राजमेहरा ने रणधीर को शांति से देखा। पूर्ण रहस्य सूत्र और ग्रैंडमास्टर स्तर की कलाकृतियों के शोधन कौशल के साथ वह रणधीर के लक्ष्य और तरीकों को अपने हाथ की तरह जानता था। रणधीर की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजमेहरा हथियारों को परिष्कृत करने के अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से जानता होगा। इससे वह दुखी होकर आहें भरने लगा। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी वास्तव में समझदार और सक्षम है। मैं आज पूरी तरह से पराजित हो गया हूँ। रणधीर को चुप देखकर राजमेहरा की आंखों में हत्या के इरादे का संकेत दिखाई दिया। चूंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं ये जांचता हूं कि यह चाकू कितना तेज है। राजमेहरा की कलाई थोड़ी कांप उठी और साहू कृपाण पर एक तेज कृपाण की रोशनी चमक उठी। जहां भी कृपाण की रोशनी पड़ती, बाल और दाढ़ी कट जाती। ये चौंकाने वाली तेज थी। रुको! इस समय अचानक बाहर से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा। ग्रे रंग के लबादे में एक बूढ़ा आदमी लोगों के एक समूह के साथ हॉल में तेजी से आया। किसी ने देखा कि ग्रे रंग के लबादे वाले बूढ़े आदमी की छाती पर राजहंस की कड़ाई थी। कोई व्यक्ति यह कहने से खुद को नहीं रोक पाया, यह आदिम दिव्य पर्वत का गो परिवार है। अफवाह थी कि आदिम दिव्य पर्वत के गो परिवार के पूर्वज का सामना लाखों साल पहले एक राजहंस से हुआ था। ये राजहंस मानव भाषा में पारंगत था और गो परिवार के पूर्वज से जुड़ा हुआ था। जब उसका जीवनकाल समाप्त होने वाला था तो वह उसके साथ विलीन हो गया और बलपूर्वक उसका जीवनकाल 1 लाख साल से भी अधिक बढ़ा दिया। तब से राजहंस गो परिवार की आस्था का प्रतीक बन गया, जो पीढ़ियों से गो परिवार पर अंकित था। साथ ही ये कुल देवता गो परिवार की पहचान का प्रतीक भी था। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें पहले कभी नहीं देखे थे वे भी एक नज़र में बता सकते थे कि वे गो परिवार से हैं, क्योंकि उन्होंने राजहंस कुल देवता के बारे में सुना था। रणधीर, जो पहले से ही उदास था, जब उसने भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वह खुश हो गया। तीसरा बुजुर्ग जो व्यक्ति आया वह गो परिवार का तीसरा बुजुर्ग राणा राव था। राणा राव ने थोड़ा सिर हिलाया और उससे कहा, आज परिवार के मुखिया ने सुना कि आपके परिवार ने एक तैयार किए गए न्यूमिनस ट्रेजर सेबर को परिष्कृत किया है, इसलिए परिवार के मुखिया ने मुझे आपको बधाई देने के लिए आने का आदेश दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक विकसित होंगी। रणधीर ने जल्दी से कहा, तीसरे बड़े, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको मेरी मदद करने का कोई तरीका सोचना चाहिए। उसने सोचा कि गो परिवार की ताकत के साथ राजमेहरा निश्चित रूप से हिचकिचाएगा, और अब उसने व्यक्तिगत रूप से उन हृदयहीन चीजों को करने की बात स्वीकार नहीं की थी, इसलिए बातचीत के लिए अभी भी बहुत जगह थी। आखिरकार प्राइमोडियल दिव्य पर्वत परिवार के गो परिवार के साथ राजमेहरा के साथ बातचीत करने के लिए सौदेबाजी की चिप बहुत भारी थी। रणराव ने सिर हिलाया और राजमेहरा को प्रणाम किया। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी, क्या आप गो परिवार की खातिर झा परिवार के मालिक को छोड़ सकते हैं? अंदर जाने से पहले उसने थोड़ी देर तक हंगामा सुना। राजमेहरा की पहचान जानने के बाद वह लोगों को अंदर ले आया। ये खुद को और दुश्मन को जानने और सबसे कम कीमत पर रणधीर को बचाने के लिए भी था। मैं नहीं कर सकता, राजमेहरा ने साफ मना कर दिया। अगर गो परिवार के मालिक को पता होता कि निहाल को उसने अपंग बना दिया है तो क्या वह फिर भी किसी को उसके साथ इस बारे में चर्चा करने देता? इसलिए राजमेहरा ने पूरी ताकत लगाई और सीधे हमला किया। ओह! एक महान संत के नियंत्रण में साहू कृपाण ने एक कृपाण किरण के साथ विस्फोट किया जो अंतरिक्ष को चीरती हुई निकली।
ये रणधीर की गर्दन के आर पार चमकी। बच्चों, आज रात चांदनी अच्छी है। राजमेहरा ने अनन्या और बाकी 2 बच्चों को गले लगाया और दरवाजे से बाहर चला गया। उनके पीछे रणधीर ने डर से अपना मुंह खोला। उसका सिर हिल गया और उसके कंधे से गिर गया। अध्याय 196। निस्तब्धता। घुटन। राजमेहरा के अपनी बेटियों के साथ चले जाने के काफी समय बाद भी पूरा झा परिवार इसी माहौल में डूबा हुआ था। किसने सोचा होगा कि गो परिवार के तीसरे बड़े व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से दया की भीख मांगेंगे, जबकि राजमेहरा वास्तव में बिना किसी हिचकिचाहट के हत्या कर देंगे। कृपाण की किरण ने रणधीर झा की गर्दन काट दी। ये बिजली की तरह तेज था। उसे तुरंत बेरहमी से मार दिया गया। काफी समय के बाद आखिरकार कोई व्यक्ति आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। जैसा कि महारानी मिस्टिक आइज के आदमी से उम्मीद थी। दुनिया में ऐसी निर्दयता वाकई दुर्लभ है। इस दुनिया में कई विशेषज्ञ हैं जो लोगों को मार सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी ने कंसोर्ट की तरह किसी को मारा है। बाकी लोग सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आज रात उन्होंने आखिरकार देखा कि महारानी मिस्टिक आइज का आदमी कितना दबंग और सुंदर था। यहाँ तक कि सोनित ने भी आह भरी। ये नॉर्थ मिस्टिक हेवन का साथी बहुत क्रूर है। वह गो परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता, जैसा कि उसके पद के किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। अपनी निर्दयता और महारानी मिस्टिक आइज की क्षमता के साथ ये जोड़ा वास्तव में बहुत विस्मयकारी है। अगर गो परिवार उनसे दुश्मनी करना चाहता है तो विचार करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। हालांकि गो परिवार आदिम दिव्य पर्वत से एक शक्तिशाली परिवार था, नॉर्थ मिस्टिक हेवन 9 क्षेत्रों में से एक था। उनके बीच अनगिनत सक्षम लोग थे। इसके अलावा महारानी मिस्टिक आइज जैसी प्राचीन महारानी के किले को संभाले रखने और नॉर्थ मिस्टिक हेवन के साथी जैसे दबंग आदमी के समर्थन के साथ वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति थी जिसे कोई भी कम नहीं आंक सकता था। ये सोचकर सोनित ने अपना सिर हिलाया और तुरंत आदिम दिव्य पर्वत पर लौट आया, ताकि उसने आज रात जो कुछ देखा और सुना उसे गो परिवार के स्वामी को बता सके। उसे इस बात का पक्का अंदाजा था कि गो परिवार और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के बीच बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। सोनित के अपने आदमियों के साथ चले जाने के बाद यादवेंद्र, विनीत और अन्य लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने आज रात के नाटक का वास्तव में आनंद लिया। किसने सोचा होगा कि सिर्फ 15 मिनट पहले घमंडी रणधीर झा अपने घर में मर जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसने उसे मारा, राजमेहरा, अपनी बेटियों के साथ शांति से चला गया। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ऐसी बात के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। कुलपति हुयान, कुलपिता यिन, कुलपिता पेंग, मुझे लगता है कि आज का भोज यहीं समाप्त हो सकता है, यादवेंद्र ने कहा। विनीत और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। फिर वे झा परिवार को साथ छोड़कर चले गए। हालांकि गो परिवार देख रहा था, इसलिए उन्होंने झा परिवार के साथ खुलकर कुछ करने की हिम्मत नहीं की। आज वे व्यर्थ में कष्ट नहीं सह रहे थे। वे झा परिवार को भयंकर कीमत चुकाने के तरीके जरूर सोचेंगे। आदिम दिव्य पर्वत, गो परिवार। गो परिवार का घर एक इमारत थी जो 100 मंजिला इमारत के समान थी। हर स्तर एक विशाल शहर जितना विशाल था, और सबसे निचला स्तर भी बादलों और धुंध से घिरा हुआ था, जैसे धरती पर स्वर्ग हो। दूर से बादलों में गो परिवार की पूरी इमारत धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन बेहद भव्य और शानदार थी। इस समय सबसे ऊपरी मंजिल पर आंगन में गो परिवार के मुखिया परम, पहले बड़े प्रतीक और दूसरे बड़े सोमनाथ के साथ इकट्ठे हुए। वे तीनों चाय पी रहे थे और दाव पर चर्चा कर रहे थे जब निहाल की आवाज अचानक दरवाजे के बाहर से आई। पिताजी। परम और अन्य लोगों ने मुड़कर देखा कि निहाल पीड़ा से भरे भाव के साथ अंदर आ रहा है। उसके पीछे किशन झा था, जिसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी थी। निखिल, क्या हुआ? परम ने चौंक कर पूछा। निहाल ने दांत पीसते हुए कहा, मैं आज शादी का प्रस्ताव रखने के लिए पूर्वी बंजर भूमि की स्वर्गीय जैद पवित्र भूमि पर गया था, लेकिन मैं उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी द्वारा अपंग हो गया। क्या? ये सुनकर परम चौंक कर खड़ा हो गया और जल्दी से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण को निहाल के शरीर के चारों ओर लपेटने के लिए बुलाया। इसे ध्यान से महसूस करने के बाद वह कांपने से खुद को रोक नहीं सका। आग की गड़गड़ाहट। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग निहाल की मेरिडियन की जांच करने के लिए किया और पाया कि उसकी 8 मेरिडियन में बिजली और अग्नि शक्ति छिपी हुई थी। ये बिजली की लपटें बहुत छोटी थीं और निहाल की मेरिडियन को सीधे जला नहीं सकती थीं। हालांकि ये निहाल के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार को अवरुद्ध कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, अगर वह इन बिजली की लपटों से छुटकारा नहीं पा सका तो निहाल अपने जीवन के बाकी समय के लिए अपंग हो जाएगा। निहाल डर से कांप उठा। पिताजी, आप कह रहे हैं कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी ने मेरे शरीर में थंडर फायर इंजेक्ट किया है? परम ने सिर हिलाया और जल्दी से अपनी पूरी ताकत से अपने असली सार को सक्रिय किया, ताकि गो परिवार की अंतिम तकनीक, पर्पल एक्सट्रीम डिवाइन तकनीक को अंजाम दे सके। वह निहाल की मेरिडियन को ठीक करने के लिए बिजली और आग को बलपूर्वक दूर भगाना चाहता था। धमाका। परम की हथेली में आग की एक झलक के साथ सच्ची ऊर्जा का एक धागा फूट पड़ा। परम ने महसूस किया कि उसकी हथेली सुन्न हो गई है और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। ये थंडर फायर स्याही और गोंद की तरह है और यह वास्तव में आपकी मेरिडियन में मजबूती से चिपकी हुई है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पूरी तरह से अपंग हो गया हूँ? निहाल आंसुओं के कगार पर था। उसके जैसे कुलीन परिवार के शिष्य के लिए साधना करने में असमर्थ होना मौत से भी बदतर था।
उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी वास्तव में अपने नाम के योग्य है। उसके तरीके वास्तव में असाधारण हैं। परम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी निगाहें बहुत मिश्रित हो गईं। प्रतीक ने कहा, भाई, चंगेज अपंग हो गया है। हमें बदला लेना होगा। सोमनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन हमें एक सही योजना बनानी चाहिए। हम लापरवाह नहीं हो सकते। वे मूर्ख नहीं थे। गू परिवार में सबसे शक्तिशाली परम भी निहाल के शरीर में बिजली की आग से छुटकारा नहीं पा सका। इसका मतलब यह था कि अगर वे राजमहरा का सामना करते तो उनके पास जीत की 100% संभावना नहीं थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि महान महारानी दीपिका साहू राजमहरा के बगल में थीं। गू परिवार के काम करने के सतर्क तरीके के कारण वे निश्चित रूप से उनसे बेपरवाही से बदला नहीं लेंगे। परिवार के मुखिया के रूप में परम ने स्वाभाविक रूप से इस बारे में सोचा। उसने एक गहरी सांस ली और किशन झा की ओर देखा। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी का साधना स्तर क्या है? किशन झा ने कहा, मेरे अनुमान के अनुसार यह महान संत क्षेत्र होने की बहुत संभावना है। हाँ, परम ने सिर हिलाया जैसे कि उसे आश्चर्य नहीं हुआ हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, चंगेज के संरक्षक के रूप में आपने उसे ऐसी चोटें पहुंचाई जिनसे उबरना मुश्किल है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। धमाका। इसके साथ ही उसने अपना हाथ हिलाया और किशन झा को खूनी धुंध में बदल दिया। ये देखकर प्रतीक और सोमनाथ थोड़े चौंक गए। वे जानते थे कि परम किशन झा पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। बेशक गू परिवार के लिए किशन झा महत्वहीन था। भाई, इस समय तीसरे एल्डर सोनित बाहर से जल्दी से अंदर आए और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी झा परिवार के पास गई और परिवार के मुखिया को मौके पर ही मार डाला। मैं उसे रोक नहीं सका। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी वास्तव में अहंकारी और निर्दयी है। परम ने अत्यंत भयानक दबाव के साथ कहा और उसकी आंखों में हत्या की मंशा तेजी से बढ़ गई। तो फिर मुझे एहसान वापस करने और निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। प्रतीक परम के गुस्से से परिचित था और उसके शब्दों में एक अलग अर्थ महसूस करता था, इसलिए उसने पूछा, भाई, क्या तुमने पहले से ही उससे निपटने का कोई तरीका सोच लिया है? परम ने कहा, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी एक युवा प्रतिभाशाली है। उसकी साधना महान संत क्षेत्र में है, इसलिए मेरा मानना है कि महारानी रहस्यवादी बर्फ कमतर नहीं है। उस पर और महारानी रहस्यवादी बर्फ पर सीधे हमला करना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसके सबसे करीबी लोगों को निशाना बनाते हैं तो ये बहुत आसान होगा। मैं साहू कबीले पर हमला करने के लिए हमारे गू परिवार की निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। निषिद्ध तकनीक? प्रतीक और अन्य लोग कांप उठे। गू परिवार की स्थापना के बाद से लाखों वर्षों में केवल एक निषिद्ध तकनीक थी और वह थी रक्त रेखा हत्या अभिशाप। एक बार जब वह इस तकनीक को अंजाम देता तो वह रक्त रेखा में सभी को जोड़ने और उन्हें एक ही समय में मौत का श्राप देने में सक्षम होता। चूंकि यह तकनीक बेहद भयावह थी, एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद ये स्वर्गीय दाव की सजा को आकर्षित करने की बहुत संभावना थी। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि जिस व्यक्ति से उन्हें निपटना था वह राजमहरा था, तो गू परिवार को लगा कि यह इसके लायक था। लेकिन भाई, रक्त रेखा अभिशाप एक पौराणिक साधना तकनीक है। क्या ये वास्तव में मौजूद है? प्रतीक और अन्य लोगों ने हैरान भाव प्रकट किए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी परम को ये कहते नहीं सुना था कि गू परिवार के पास ये साधना तकनीक है। चूंकि मैंने ऐसा कहा है तो वहां अवश्य ही होगा, परम ने निश्चय के साथ कहा। दूसरे भाई, जितनी जल्दी हो सके साहू वंश के वंश से संबंधित किसी व्यक्ति को खोजो और उसका खून वापस लाओ। 2 दिनों में हमारे गू परिवार की आध्यात्मिक विरासत 1000 वर्षों में सबसे अधिक सांद्रता तक पहुंच जाएगी। स्वर्गीय दाव की सजा का विरोध करने और वंश अभिशाप को निष्पादित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। समझ गया। प्रतीक और बाकी लोग आत्मविश्वास से मुस्कुराए। इस तरह वे कम से कम कीमत पर नॉर्थ मिस्टिक हेवन से बदला ले सकते थे। क्रिस्टल पैलेस। सुबह की धूप चौड़े बिस्तर पर गर्म चमक रही थी, जिससे उस पर सो रही 4 छोटी लड़कियां एक परियों की तरह प्यारी लग रही थीं। सोने की आदत रखने वाले राजमहरा के जागने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी छाती पर कुछ दबा हुआ है। उसने अपनी आंखें खोलीं। हे भगवान, वे 2 गोरे और कोमल पैर थे। राजमहरा उनमें से हल्की दूधिया खुशबू भी सूंघ सकता था। देखता हूं कौन से 2 बदमाश मेरे ऊपर अपने पैर रखते हैं। राजमहरा ने प्यार से मुस्कुराते हुए दोनों पैर नीचे रख दिए। वह खड़ा हुआ और देखा कि वे रिया और अलीशा थीं। अध्याय 197। राजमहरा द्वारा रिया और अलीशा के पैर हिलाने के बाद वे वास्तव में एक ही समय पर जाग गईं। मैं उल्टा क्यों सो रहा हूँ? हाँ, मैं भी उल्टा ही सो रहा हूँ। जब दोनों छोटी लड़कियों ने देखा कि वे राजमहरा के साथ एक ही दिशा में नहीं सो रही हैं, तो वे तुरंत चौंक गईं। राजमहरा ने ठहाका लगाया। पिताजी जानते थे कि तुम दोनों कल रात ठीक से सोए नहीं थे। वास्तव में लड़के हो या लड़कियां, जब वे छोटे थे तो सोते समय वे इधर उधर घूमते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे विकास के चरण में थे। वे लगातार समायोजन करते हुए और सबसे आरामदायक नींद की स्थिति ढूंढते हुए बिस्तर पर इधर उधर लुढ़कते रहते थे। इसके अलावा राजमहरा अपनी बेटियों के साथ इतने दिनों तक सो चुके थे और उन्हें बहुत पहले से पता था कि उन्हें रात में हिलना डुलना पसंद है। बस बिस्तर बड़ा था, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे गिर जाएंगी। इसलिए ज्यादातर समय वह उन्हें इधर उधर घूमने देता था।
लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। रिया के चेहरे पर उलझन थी। अलीशा ने सिर हिलाया। मुझे भी। तुम लड़कियां सो रही थीं, इसलिए बेशक तुम्हें पता नहीं था कि तुम हिल रही हो। राजमेहरा ने अलीशा के पैरों के निचले हिस्से को खरोंचा। जब मैंने अलीशा के पैरों के निचले हिस्से को खरोंचा तो उसे भी पता नहीं चला। हंसी टिल्ड। अलीशा तुरंत कुछ बार हंसी। तो डैडी ने मेरे पैरों को खरोंचा जब मैं सो रही थी। डैडी बहुत बुरे हैं। जैसे ही उसने बात की, छोटी लड़की ने दुखी होकर राजमेहरा के हाथ पर लात मारने के लिए अपना पैर भी उठाया। राजमेहरा ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उन्हें कुछ और बार खरोंचा। तुरंत अलीशा हंसते हंसते रो पड़ी। इस हंगामे के साथ अनन्या और रिया एक साथ जाग गईं। ये देखकर कि देर हो रही है, राजमेहरा खड़ा हो गया और बोला, बच्चों उठो। डैडी तुम्हारे कपड़े पहना देंगे। मैं आज खुद कपड़े पहनना चाहती हूँ। रिया ने आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ अपना हाथ उठाया। क्योंकि मैंने सपना देखा था कि मैं बड़ी हो जाऊं। रिया ने आगे कहा, फिर मुझे भी खुद कपड़े पहनने होंगे। इस तरह डैडी इतने थके नहीं रहेंगे। राजमेहरा ने एक खुश मुस्कान प्रकट की। कितनी आज्ञाकारी और आज्ञाकारी छोटी लड़कियां। फिर डैडी आज तुम लोगों को कपड़े पहनना सिखाएंगे। उसके पास एक आदर्श पिता कार्यक्रम था। उसे विश्वास था कि लड़कियों के कपड़े चाहे किसी भी शैली के हों, वह छोटी बच्चियों को जल्दी से सिखा सकता है। वाह! चारों छोटी लड़कियों ने तुरंत खुशी से ताली बजाई। क्योंकि वे सभी टाइट फिटिंग जैकेट पहने हुए थीं और कमरे का तापमान उपयुक्त था, राजमेहरा को इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें सर्दी लग जाएगी। उसने सहजता से मिस्टिक आइस पैलेस से एक विशेष जैकेट और प्लीटेड लॉन स्कर्ट निकाली। राजमेहरा ने उन्हें बिस्तर पर रखा और कहा, हर दिन उठने के बाद आपको ड्रेस पहनने से पहले जैकेट पहनना होगा। जैकेट पहनने का तरीका यह है कि बीच में बटन खोलें और इसे बिस्तर पर ऊपर की ओर करके रखें। पहले एक हाथ आस्तीन में डालें और फिर दूसरा हाथ दूसरी आस्तीन में डालें। बस ऐसे ही, समझे? अपनी बेटियों को समझाने के लिए उसने एक प्रदर्शन किया। समझ गए। छोटी लड़कियों ने तुरंत निर्देशानुसार किया और सभी जैकेट पहन लीं। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। राजमेहरा ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसके ये बच्चे बहुत होशियार थे। वे वास्तव में एक ही बार में सब कुछ समझ गए। उनके पिता के रूप में उन्हें वास्तव में उपलब्धि और राहत की भावना महसूस हुई। पिताजी, मैं कपड़े कैसे पहनूं? छोटी लड़कियां बहुत खुश थीं कि वे तुरंत जैकेट पहन सकती थीं और जल्दी से राजमेहरा से स्कर्ट पहनने के तरीके के बारे में पूछा। चूंकि प्लीटेड लॉन स्कर्ट खास तौर पर बनाई गई थी, इसलिए यह उनकी उम्र के लोगों के लिए खास तौर पर उपयुक्त थी। राजमेहरा ने स्कर्ट को बिस्तर पर रख दिया। फिर उसने स्कर्ट को ऊपर खींचकर उसे बहुत छोटा कर दिया, जैसे कि टॉप हो। इस ड्रेस को पहनने का तरीका यह है कि पहले सिर को अंदर रखें, फिर अपने हाथों को दोनों तरफ से फैलाएं और हेम को नीचे खींचें। अनन्या, आओ, डैडी तुम्हें एक डेमो देंगे। फिर राजमेहरा ने अनन्या को गले लगाया और उसे ड्रेस पहना दी। फिर उसने उसकी बाहों को एक एक करके काफ से बाहर निकालने में उसकी मदद की। ओ टिल्ड, तो तुम इसे ऐसे ही पहनती हो। ये जैकेट पहनने से थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन डैडी ने मुझे इतना बढ़िया सिखाया है, मुझे लगता है कि मैं इसे पहले ही सीख चुकी हूँ। रिया, अलीशा और रिया ने बड़ी आंखों से अनन्या को देखा। मैं भी इसे पहन सकती हूँ। अपनी बहनों के आत्मविश्वास भरे हाव भाव देखकर अनन्या के चेहरे पर भी आत्मविश्वास आ गया और उसने जल्दी से राजमेहरा से अपनी स्कर्ट उतारने को कहा। फिर चारों छोटी लड़कियों ने एक एक प्लीटेड लंबी स्कर्ट उठाए और उसे बिस्तर पर रख दिया। फिर उसने राजमेहरा द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार स्कर्ट पहन ली। राजमेहरा ये देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुए कि हालांकि छोटी लड़कियों को शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाद में वे इससे बहुत परिचित हो गईं। चारों बच्चों ने एक साथ बहुत आसानी से स्कर्ट पहन ली। वाह, मैंने कर लिया। मैं भी। हाँ, तो मैं भी स्कर्ट पहन सकती हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। सभी छोटी लड़कियां राजमेहरा की बाहों में दौड़ पड़ीं और बार बार उसके चेहरे को चूमती रही। ये सब इसलिए था क्योंकि उनके पिता ने उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाया था। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि साहू कबीले में कुछ बहनें थीं जिन्हें अतीत में कपड़े पहनने का तरीका नहीं जानने के लिए मजाक उड़ाया गया था। राजमेहरा ने अपनी बेटियों के उत्साह को महसूस किया और उनके दिल में पिता का प्यार एक बढ़ती नदी की तरह था। डिंग! इस समय सिस्टम की यांत्रिक आवाज अचानक उसके दिमाग में सुनाई दी। आप धैर्यवान थे, अपनी बेटियों को जल्दी से कपड़े पहनने का तरीका सीखने की अनुमति देते थे। इनाम, हेवनली थॉर्नली डाइविंग पिल। हेवनली थॉर्नली डाइविंग पिल। इस नाम को देखकर राजमेहरा ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई और थोड़ा ठग महसूस किया। जब उन्होंने इस औषधीय गोली के विवरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तो वह मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्साहित महसूस कर रहे थे। ये वास्तव में एक उच्च श्रेणी का अमर रैंक वाला औषधीय गोली थी। दूसरे शब्दों में, यह अमर क्षेत्र की एक सच्ची वस्तु थी, एक अजेय गोली जो मानव दुनिया में अद्वितीय थी। इसकी तुलना में संत स्तरीय औषधीय गोली, जिसे अनगिनत लोग अमर गोली के रूप में मानते थे, अत्यंत शक्तिशाली थी। शाब्दिक व्याख्या के अनुसार यह अमर गोली एक कांटे की तरह थी जो बाहरी दुनिया के कारण होने वाले सभी नुकसान को प्रतिबिंबित कर सकती थी, और इसका रिबाउंड अनुपात काफी असामान्य था। ये सभी हथियारों और मंत्रों से होने वाले नुकसान को 100 गुना तक प्रतिबिंबित कर सकता है। इसे ऑफसेट नहीं किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में,
यदि वह इस गोली का सेवन करता है, यदि कोई उसे चाकू से मारता है, तो न केवल वह घायल नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति को भी 100 स्लैश की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। बस इस दृश्य के बारे में सोचना बहुत रोमांचक था। अब मेरे पास अजेय सुरक्षात्मक दिव्य तकनीक अजेय वर्जना मेरे साथ है। मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है, तो कोई प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? राज मेहरा की निगाह उनकी बेटियों पर पड़ी। उसने अपनी अनमोल बेटियों को यह अमर गोली देने की योजना बनाई। हालांकि केवल एक गोली थी, और इसका सेवन करने के बाद इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक बार का उपभोग्य था। उसे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? राज मेहरा ने इसके बारे में सोचा और स्वर्गीय कांटेदार ली भक्षण की गोली के प्रभावों का पता लगाने से पहले तैयान गोली स्क्रॉल में जानकारी निकाली। अंत में उसने अपनी बेटियों को 4 गोलियां देने का फैसला किया। हालांकि इसके अलग होने के बाद इसके बैकलैश प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया गया था, फिर भी यह एक अमर गोली थी और काफी शक्तिशाली थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अमर गोली सभी मंत्रों से होने वाली क्षति को दर्शा सकती है, इसलिए ये कुछ संभावित खतरों के खिलाफ बहुत उपयोगी थी। ये सबसे सीधा कारण था कि राज मेहरा ने इसे अपनी बेटियों पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपना मन बना लिया। राज मेहरा ने स्वर्गीय कांटा ली भस्म करने वाली गोली निकाली और अनन्या को सौंपने से पहले उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया और अन्य लोगों ने उसे धीर गंभीरता से सौंप दिया। बच्चों, ये गोली थोड़ी कड़वी है, लेकिन इसे खाने से आप अधिक मनमोहक और स्मार्ट हो जाएंगे। क्या आप इसे खाना चाहते हैं? राज मेहरा को पता था कि यह गोली कड़वी है, इसलिए वह इस बहाने का इस्तेमाल अनन्या और अन्य लोगों को ही करने के लिए ही कर सकता था। पिताजी ने कहा कि यह हमें प्यारा और होशियार बना सकता है, इसलिए ये गोली बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, चलो इसे खाओ। अगर यह बहुत कड़वा है, डैडी, मुझे बाद में कैंडी का एक टुकड़ा खाने दो। मैं भी। छोटी लड़कियों को पता था कि उनके पिता ने उन्हें जो दिया वह सबसे अच्छा होना चाहिए, इसलिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गईं। कड़वे स्वाद के लिए उनके पास इसे हल करने का एक तरीका था। उन्होंने अपने पिता से कैंडी मांगी। कितना आज्ञाकारी। राज मेहरा ने देखा कि उनकी बेटियां भौंक रही थीं, लेकिन फिर भी गोली निगल गई और वह मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक प्यारी सी मुस्कान प्रकट कर सकते थे। अध्याय 198। अपनी बेटियों को बिना शर्त उन पर भरोसा करने और एक अच्छे पिता होने के लिए पुरस्कृत करने के लिए, जिन्होंने अपना वचन निभाया। राज मेहरा सुबह रसोई में गए और छोटी लड़कियों के लिए मिठाइयां बनाईं। उनके पास ग्रैंड मास्टर स्तर के पाक कौशल थे। घर की बनी मिठाइयां राज मेहरा के लिए केक का टुकड़ा थीं। राज मेहरा ने चीनी, पानी और विभिन्न फलों और सब्जियों के रस को मिलाया और जल्दी से फलों की कैंडी के 10 से अधिक टुकड़े बनाए। अपनी बेटियों के लिए इसे खाना आसान बनाने के लिए उन्होंने प्रत्येक कैंडी में विशेष रूप से एक छड़ी भी डाली। इस प्रकार 10 से अधिक लॉलीपॉप पैदा हुए। जब उन्होंने ये लॉलीपॉप निकाले तो छोटी लड़कियों की आंखें चमक उठीं। वाह, ये कैंडीज वाकई बहुत खूबसूरत हैं। क्या मीठा स्वाद है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये पहली बार है जब मैंने चीनी को छड़ी से डाला हुआ देखा है। ये वाकई दिलचस्प है। पिताजी, मैं आज नाश्ता नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कैंडी खाऊंगा। ये देखकर कि उनकी बेटियों को ये कितना पसंद आया, राज मेहरा को संतुष्टि का एहसास हुआ। उन्होंने चीनी बांटी और प्यार से कहा, ज्यादा चीनी खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खासकर सुबह के समय। कोशिश करें कि चीनी ना खाएं। आइए भविष्य में सुबह का नाश्ता सामान्य रूप से करें, ठीक है? दरअसल जब उन्होंने ये कैंडी मिलाई तो मिठास के बावजूद उनमें बहुत कम चीनी थी। लेकिन अपनी बेटियों को खाने की अच्छी आदतें विकसित करने देने के लिए राज मेहरा सिर्फ इतना ही कह पाए। हाँ, मैं समझ गया। छोटी लड़कियों ने संतुष्टि में कैंडी चाटते हुए सिर हिलाया। खाने के बाद राज मेहरा उन्हें मुंह धोने के लिए ले गए और उन्होंने उन्हें नाश्ता खत्म करने के लिए मनाया। आसमान साफ था और माहौल खुशनुमा था। राज मेहरा खाने के बाद छोटी लड़कियों को बगीचे में टहलने के लिए ले गए। थोड़ी देर चलने के बाद छोटी लड़कियों के अनुरोध पर उसने उनके साथ नृत्य किया, गाया और खेल खेले। इस समय दीपिका 2 महल की नौकरानियों और एक बहुत ही शांत बूढ़े व्यक्ति को क्रिस्टल पैलेस में ले आई। दूर से राज मेहरा को उनकी बेटियों के साथ खेलते हुए देखकर दीपिका मुस्कुराई। राज मेहरा का अनन्या और अन्य लोगों पर प्यार जताना उसे हमेशा उसके पिता की याद दिलाता था जब वह छोटी थी। इससे उसके दृढ़ हृदय में भी एक अवर्णनीय गर्मजोशी का एहसास हुआ। महल की नौकरानियों और बूढ़े व्यक्ति के लिए वे बेहद भावुक थे। पत्नी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, जिसका मतलब था कि वह बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था। शायद यही एक कारण था कि महारानी उसे पसंद करती थी। दीपिका राज मेहरा और अन्य लोगों की ओर चली गई। माँ, अनन्या और अन्य लोग उसे देखकर बेहद खुश हुए। वे जल्दी से आगे बढ़े और दीपिका का हाथ खींचा। माँ, हमारे साथ भी खेलो। दीपिका ने उन्हें हाथ पकड़कर राज मेहरा के साथ नाचते हुए देखा। महारानी होने के नाते वह शिष्टाचार के बारे में बहुत सजग थी। राज मेहरा की तरह बेलगाम तरीके से नाचना उसके लिए असंभव था। हालांकि वह अपनी प्यारी बेटियों के अनुरोधों को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल सिर हिला सकती थी। ठीक है, माँ तुम्हारे साथ चलेगी। तो माँ, पिताजी का हाथ पकड़ो और अपने दूसरे हाथ से हमारे हाथ पकड़ो। अनन्या ने दीपिका का हाथ पकड़ा जबकि अलीशा ने राज मेहरा का हाथ पकड़ा और उनके हाथ एक साथ रखे। फिर 2 वयस्कों ने चारों लड़कियों के साथ एक घेरा बनाया।
अनन्या ने उत्साह से कहा, रिया, अलीशा, राधिका, चलो बिग विंडमिल गाना गाते हैं जो डैडी ने हमें सिखाया था। ठीक है। रिया, अलीशा और राधिका ने एक स्वर में सिर हिलाया। फिर छोटी लड़कियों ने गाना शुरू किया। पवन चक्की घूम रही है, यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। दीपिका उन्हें गाते हुए सुनकर हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि राज मेहरा ने अपनी बेटियों को जो बच्चों का गाना सिखाया है वह इतना नया और दिलचस्प होगा। ये सुनकर वह फिर से आहें भरने लगी। राज मेहरा बच्चों की परवरिश करने में वाकई बहुत प्रतिभाशाली थे। हालांकि जल्द ही उनका ध्यान बच्चों से हट गया। उन्हें लगा कि राज मेहरा ने उनके छोटे से हाथ को कसकर पकड़ रखा है। राज मेहरा की हथेली बहुत चौड़ी और बड़ी थी और उन्होंने उसके हाथ को अपनी हथेली में कसकर लपेट लिया। इस एहसास ने दीपिका के दिल की धड़कन बढ़ा दी। तो हाथ पकड़ने का एहसास वाकई ऐसा ही होता है। ये पहली बार है जब मैंने किसी का हाथ पकड़ा है। मुझे लगता है कि वह भी ऐसा ही है। निचले क्षेत्र में लिन परिवार के पास जाने से पहले दीपिका को पता चला था कि ब्लू क्लाउड नेशन में हजारों खूबसूरत महिलाओं ने राज मेहरा को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन राज मेहरा ने उन्हें अनदेखा कर दिया। इसलिए इसने उसे राज मेहरा को स्वीकार करने और उसे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में लाने का एक कारण भी दिया। राज मेहरा का हाथ इतना बल लगा रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह महिलाओं को कैसे संजोना है। इससे दीपिका को इस बारे में और भी यकीन हो गया। दीपिका ने अपना सिर हिलाया और खुद पर मुस्कुराए। उसे लगा कि यह सौभाग्य की बात है कि उसका साधना स्तर ऊंचा था। अगर यह कोई आम औरत होती तो बहुत पहले ही दर्द से चिल्ला उठती। राज मेहरा के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने अपनी हथेली में नाजुक और मुलायम हाथ महसूस किया। यह एक बेहद खूबसूरत, मुलायम और कोमल एहसास था। राज मेहरा चौंक गया। न सिर्फ दीपिका का हाथ खूबसूरत था, बल्कि छूने पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस औरत का हाथ बहुत मुलायम है। अगर मैं अपनी ताकत पर काबू नहीं रखूंगा तो मुझे डर है कि मैं इसे तोड़ दूंगा। राज मेहरा ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वह दीपिका के खूबसूरत हाथ को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आस्तीन से एक छोटी पतली कलाई भी दिख रही थी। उसने ऊपर देखा और उनकी आंखें फिर से मिलीं। दीपिका की खूबसूरत आंखें थोड़ी चमक उठीं। राज मेहरा को लगा कि उसने गलती से दीपिका के हाथ को बहुत जोर से दबा दिया है, इसलिए उसने सहजता से पूछा, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं, दीपिका ने खुद पर मुस्कुराया। यह मूर्ख, वह महान संत क्षेत्र तक पहुंचने वाली एक शक्तिशाली महिला थी। उसे चोट कैसे लग सकती है? राज मेहरा की समस्या निश्चित रूप से एक ऐसी समस्या थी जो केवल साधना में नौसिखियों को ही होती है। वे कुछ देर तक इसी तरह खेलते रहे। दीपिका ने आखिरकार जाने दिया और महल की 2 नौकरानियों और बूढ़े आदमी को बुलाया। राज मेहरा ने देखा कि महल की 2 नौकरानियां अपने हाथों में एक जेड प्लेट पकड़े हुए थीं। जेड प्लेट पर सभी प्रकार के महंगे कपड़े थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उनका उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। दीपिका ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, ये नॉर्थ मिस्टिक हेवन का सबसे अच्छा दर्जी मिस्टर हुआंग यान है। मैं उसे यहाँ आपकी और बच्चों की मदद करने के लिए लाया हूँ ताकि वे 10,000 साम्राज्य सभा में भाग लेने के लिए कपड़ों का एक सेट बना सकें। राज मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। 10,000 साम्राज्य सभा नॉर्थ मिस्टिक हेवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, इसलिए ड्रेस कोड महत्वपूर्ण था। हुआंग यान जल्दी से आगे बढ़ा और झुक गया। नमस्कार, कॉन्सर्ट। इसके साथ ही उसने एक विशेष टेप माप लिया और राज मेहरा को मापा। राज मेहरा की छाती का आकार, कंधे की चौड़ाई और अन्य मापों को कागज पर दर्ज करने के बाद हुआंग यान ने सावधानीपूर्वक गणना की और चौंक गया। अद्भुत, वास्तव में आश्चर्यजनक। राज मेहरा और दीपिका ने एक साथ उसे उत्सुकता से देखा। क्या गड़बड़ है? हुआंग यान के चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। कंसोर्ट का शरीर गोल्डन रेशियो है जो मैं केवल किताबों में देख सकता हूँ। उसके कंधे की चौड़ाई उसके शरीर की लंबाई का 1/3 है और उसके ऊपरी और निचले शरीर का अनुपात 5 से 8 है। इसके अलावा उसकी कमर और हाथ की परिधि भी बेहद सही है। ऐसा सही फिगर वास्तव में लाखों में एक है। हुआंग यान के बोलने के बाद वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ठंडी महारानी पसंद करती थी। उसका रूप और आकृति दुनिया में सबसे बेहतरीन थी। राज मेहरा ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अराजकता, पवित्र शरीर और महान संत क्षेत्र साधना आधार प्राप्त करने के बाद उसके शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन होगा। एक साधारण शरीर से उसने अचानक एक सुनहरे अनुपात के साथ एक परिपूर्ण आकृति प्राप्त की। ये परिवर्तन वास्तव में चौंकाने वाला था। अध्याय 199। दीपिका ने चौंकते हुए भाव प्रकट किए। उसकी नज़र राज मेहरा पर पड़ी। एक सुनहरे अनुपात वाली आकृति, उसने खुद से यह कहा। 4 साल पहले की उस रात उसने यह नहीं देखा कि राज मेहरा की आकृति कितनी उत्तम थी। दूसरी बार सोचने पर उसके साधना स्तर को अलग रखते हुए राज मेहरा की उपस्थिति निश्चित रूप से उत्तम थी। ऐसे में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसका फिगर उत्तम था। आखिरकार आकृति और चेहरे की बनावट किसी की शारीरिक बनावट का हिस्सा होती है। राज मेहरा की उपस्थिति स्वर्ग से सबसे बड़ा इनाम थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दीपिका ने कहा, श्री हुआंग, उनके कपड़े पिछले सम्राटों के ड्रैगन वस्त्रों के अनुसार कस्टम मेड होंगे। राज मेहरा को लगा कि सफ़ेद रंग बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने कहा, चलो सफ़ेद कपड़े का उपयोग करते हैं। दीपिका ने हल्के से सिर हिलाया। उसे ये भी लगा कि राज मेहरा की आभा के लिए सफ़ेद रंग सबसे उपयुक्त है और यह आंखों को बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, अनुराग ने जल्दी से सिर हिलाया। वह राजमेहरा की ओर फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। कॉन्सर्ट की आकृति बहुत ही परफेक्ट थी। अगर वह ड्रैगन रोब बनाने के लिए सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल करता तो यह निश्चित रूप से उसे नश्वर दुनिया में उतरे हुए देवता जैसा बना देता। राजमेहरा जैसी आकृति का सामना करने में सक्षम होने से अनुराग बेहद उत्साहित हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और फैसला किया कि उसे अपना पूरा जीवन सबसे परफेक्ट ड्रैगन रोब बनाने के लिए सीखना होगा। केवल इस तरह की प्रतिभा ही राजमेहरा की परफेक्ट आकृति के योग्य थी। ये देखकर कि राजमेहरा का मामला सुलझ गया है, दीपिका ने फिर अनन्या और बाकी लोगों को धीरे से देखा। बच्चों, अपने पसंदीदा रंग और कपड़े भी चुनो। ठीक है। अनन्या और बाकी लोगों ने तुरंत महल की नौकरानी के हाथ में जेड प्लेट से सबसे संतोषजनक कपड़ा चुना। जब सब कुछ तय हो गया तो दीपिका ने छोटी लड़कियों के सिर को प्यार से सहलाया और सरकारी मामलों को संभालने के लिए मिस्टिक आइस पैलेस में लौटने से पहले उन्हें विदा किया। अनुराग और महल की नौकरानियां प्रभावित हुईं। हालांकि महारानी मिस्टिक आइस ठंडी और दबंग थी, फिर भी वह अपने परिवार के प्रति बहुत चौकस थीं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कॉन्सर्ट और राजकुमारियों के लिए कपड़े बनाए। यह मामला सरल लग रहा था, लेकिन यह महारानी के अपने परिवार के प्रति प्यार को दर्शाता था। उनके जाने के कुछ समय बाद क्रिस्टल पैलेस के प्रवेश द्वार पर हलचल मच गई। टीना सोनू और बाकी लोगों को अंदर ले आए। नमस्ते चचेरे भाई बहन। नमस्ते चचेरे भाई बहन। जब उन्होंने राजमेहरा को देखा तो उन्होंने जल्दी से झुककर उनका अभिवादन किया। चाची, आप यहाँ हैं। अनन्या और बाकी लोग भी खुशी खुशी टीना के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। चाची, आप बहुत दिनों से यहाँ नहीं आई हैं। टीना ने छोटी लड़कियों के कोमल चेहरों को प्यार से छुआ। मैं हाल ही में साधना में व्यस्त रही हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मेरे पास कम समय है। अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, दूसरे शब्दों में चाची, अब आपके पास समय है क्योंकि आपने सफलतापूर्वक साधना कर ली है ना? कितनी होशियार। टीना ने अनन्या के छोटे से सिर को सहलाया। मैं तलवार दाव के चौथे स्तर को तोड़ने वाली हूँ। वाह, कितना बढ़िया। चाची तलवार संत बनने जा रही हैं। अनन्या और बाकी लोगों ने खुशी से ताली बजाई। उन्हें अपनी मां की यह बात अच्छी तरह याद थी कि तलवार दाव के चौथे क्षेत्र में एक तलवार संत था। टीना शर्म से मुस्कुराए और राजमेहरा की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने मन ही मन सोचा कि वह अभी भी अपनी चचेरी बहन से बहुत कमतर है। चचेरी बहन, आज 10,000 दानव साम्राज्य और जीवनहीन साम्राज्य के लिए उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साथ व्यापार करने का दिन है। दोनों देशों और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के बीच सीमा शहर में एक भव्य सभा है। अनन्या और अन्य लोगों को भी वहां ले आओ। टीना ने कहा। ठीक है। राजमेहरा ने उदासीनता से सिर हिलाया। उनके निर्णय के अनुसार ये दीपिका द्वारा बनाई गई नई व्यापार नीति होनी चाहिए। यही कारण है कि इन दो दानव साम्राज्यों और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग ने व्यापार अवरोध को पूरी तरह से खोल दिया था। उसे स्वाभाविक रूप से अपनी बेटियों को देखने के लिए वहां लाना पड़ा। दानव साम्राज्य ने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साथ व्यापार स्थापित किया है। कितना अद्भुत। अनन्या और अन्य लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। टीना मुस्कुराई। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी माँ शक्तिशाली है। उसने कुछ ऐसा किया जो कोई भी सम्राट पहले नहीं कर सका, इसलिए यह बहुत मजेदार सभा है। हाँ, माँ सबसे शक्तिशाली लड़की है। अनन्या और बाकी लोगों ने गर्व के भाव प्रकट किए और राजमेहरा को खींचा। पिताजी, चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है। ये देखकर कि छोटी लड़कियां कितनी उत्सुक थीं, राजमेहरा तुरंत उन्हें और टीना को पेगासस पर ले जाकर रवाना कर सकता था। जल्द ही राजमेहरा गुआंक्सिया शहर पहुंच गया, जो उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की सीमा के बाहर था। यह शहर उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग, 10,000 दानव साम्राज्य और जीवनहीन साम्राज्य के बीच में था। यह एक अच्छे स्थान पर स्थित था और बेहद लोकप्रिय था। क्योंकि आज व्यापार का पहला दिन था, इसने अनगिनत व्यापारियों और सभी क्षेत्रों के लोगों को मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आकर्षित किया। राजमेहरा और टीना बच्चों के साथ जमीन पर उतरे और गुआंक्सिया शहर की सबसे समृद्ध मुख्य सड़क पर चले गए। वहां बहुत भीड़ थी। वहां अनगिनत सामान और वस्तुएं थीं। बॉस, क्या आपके स्टॉल में सब कुछ असली है? बेशक, मैं जीवनहीन साम्राज्य का सबसे बड़ा प्राचीन व्यापारी हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह प्रामाणिक है, प्रभावशाली। उनमें से कई आत्मा की कलाकृतियां हैं, वे अच्छी लगती हैं। प्राचीन वस्तुओं का व्यापारी अमीक अपने सामान के बारे में ग्राहकों से उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहा था। राजमेहरा ने देखा कि उसका स्टॉल प्राचीन वस्तुओं से भरा हुआ था। उनमें से कई आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं जो प्राचीन लग रही थीं। वे शायद कुछ परिवारों के खजाने थे और कब्रों पर हमला करने वालों और युद्ध के मैदानों से मिले अन्य अच्छे खजाने थे। छोटी लड़कियों का ध्यान इन चमकदार प्राचीन वस्तुओं की ओर तुरंत आकर्षित हुआ। उन्होंने राजमेहरा और टीना को अपने पास खींचा और स्टॉल पर मौजूद विभिन्न सामानों को उत्सुकता से देखा। बॉस, यह मिस्टिक आयरन कितने का है? एक हरे रंग की पोशाक पहने व्यक्ति ने पूछा, जो एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह दिख रहा था। 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, अमीक ने कहा। 10। हरे रंग की पोशाक पहने व्यक्ति को स्पष्ट रूप से लगा कि यह थोड़ा महंगा है। मैं 15 का भुगतान करूंगा। मुझे ये काला लोहा चाहिए। जैसे ही हरे रंग की पोशाक वाला व्यक्ति हिचकिचा रहा था, राक्षसी आभा से भरे शानदार कपड़ों में एक सुंदर काले रंग की पोशाक वाला व्यक्ति बगल से बाहर आया।
काले रंग की पोशाक वाले व्यक्ति के पीछे एक अजीब आभा वाला काले रंग की पोशाक वाला बूढ़ा व्यक्ति था। वह बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली लग रहा था। ठीक है, ये काला लोहा तुम्हारा है। अमीक मुस्कुराया और काले वस्त्र वाले आदमी को काला लोहा थमा दिया। काले वस्त्र वाले आदमी ने उदारता से 15 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले और काला लोहा प्राप्त करने से पहले उन्हें स्टॉल पर फेंक दिया। ये देखकर हरे वस्त्र वाला आदमी और बगल में चीजें चुन रहे 7-8 लोग सभी इकट्ठा हो गए। युवा गुरु, ये काला लोहा पुराना दिखता है और इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये 15 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लायक नहीं है। आपने शायद ज्यादा पैसे दिए हैं। ये सही है, यह ज्यादा से ज्यादा एक निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति है। यह इस कीमत के लायक नहीं है। बोलने वाले सभी लोग मार्शल आर्ट की दुनिया के अनुभवी थे और उन्होंने कई स्पिरिट कलाकृतियां देखी थीं। उन्हें समझ में नहीं आया कि काले वस्त्र वाले आदमी ने 15 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन क्यों खर्च किए। आखिरकार उन सभी को लगा कि काले वस्त्र वाला आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि काले वस्त्र पहने आदमी के पीछे एक बहुत ही बुद्धिमान दिखने वाला बूढ़ा आदमी चल रहा था। काले वस्त्र पहने आदमी अरविंद मिश्रा मुस्कुराए और काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को काला लोहा थमा दिया। महान दानव मास्टर, उन्हें इसे देखने दो। ठीक है। महान दानव मास्टर आर्य ने अपने दाहिने हाथ से एक रहस्यमय बैंगनी राक्षसी मोहर बनाई और उसे काले लोहे से ढक दिया। धमाका! तुरंत बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा और आत्मा मंच के शिखर पर किसी की आभा बाहर निकली। हरे वस्त्र पहने आदमी और बाकी लोग चौंक गए। इस काले लोहे में वास्तव में इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है। आर्य ने हंसते हुए कहा, बेशक। इस मिस्टिक आयरन को कोल्ड हॉट आयरन कहा जाता है। यह एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति है। सतह पर इसकी आध्यात्मिक शक्ति उथली है, लेकिन वास्तव में इसकी आध्यात्मिक शक्ति गहरी है। यदि आप इसे किसी हथियार में मिला दें तो यह हथियार की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। जैसे ही उसने कहा, अरविंद मिश्रा ने अपने साथ ले जाई गई कृपाण निकाली और आर्य को सौंप दी। आर्य ने अपने असली सार को सक्रिय किया और तुरंत ही कोल्ड हॉट आयरन को एक रहस्यमयी राक्षसी तकनीक से परिष्कृत किया और फिर उसे अपनी कृपाण में इंजेक्ट कर दिया। ओटिल्ड, एक अत्यंत राजसी कृपाण ऊर्जा फूट पड़ी जिसने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इस कृपाण ऊर्जा एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गई थी। उनके निर्णय के अनुसार अरविंद मिश्रा की कृपाण पहले से ही एक आत्मा कलाकृति के गुणवत्ता स्तर पर पहुंच चुकी थी। प्रभावशाली, कितना प्रभावशाली! हर कोई उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। इस खजाने को चुनने के लिए बधाई। अमीक मुस्कुरा रहा था। अधिक चीजें बेचने के लिए वह अरविंद मिश्रा के साथ संबंध स्थापित करना चाहता था। युवा मास्टर, आप एक महान व्यक्ति की तरह दिखते हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार स्वर्गीय दानव क्षेत्र में केवल दानव भगवान का परिवार ही एक महान दानव मास्टर को बाहर लाने के लिए योग्य है। क्या ये हो सकता है कि युवा मास्टर एक दानव भगवान का बेटा है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आर्य ने एक सम्मानजनक अभिव्यक्ति प्रकट की। मेरे युवा मास्टर दानव भगवान किराट के बेटे हैं। अध्याय 200 हिस्टिल्ड। दानव भगवान का नाम सुनकर न केवल अमरीक बल्कि बगल में मार्शल कलाकारों ने भी बहुत सम्मानजनक भाव प्रकट किए। दानव भगवान विशांत साम्राज्य के राजा थे। विशांत साम्राज्य बेजान साम्राज्य के निकट था। यह एक प्राचीन दानव साम्राज्य था। इसकी कुल शक्ति बेजान साम्राज्य से कम 3 गुना थी। इस देश के स्वामी दानव भगवान विशांत के बारे में अफवाह थी कि यह प्राचीन दानव हृदय की आत्मा से बना है। न केवल वह पास के एक प्रसिद्ध सम्राट दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति थे, बल्कि वे जीवन और मृत्यु परिवर्तन तकनीक में भी कुशल थे। ऐसा कहा जाता था कि जब वह अपनी चरम शक्ति का उपयोग करते थे तो वह अपने दिल में 7 छिद्र खोल सकते थे और अपनी 7 आत्माओं और 6 आत्माओं को 39 आत्माओं और 42 छिद्रों में विकसित कर सकते थे। सामान्य लोग जीवन से मृत्यु की प्रक्रिया का केवल एक बार ही अनुभव कर सकते थे। हालांकि 7 छिद्रों को खोलने के बाद वह इस प्रक्रिया को 7 बार अनुभव कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो वह 7 बार मर सकता था। इस रहस्यमयी क्षमता ने दानव भगवान विशांत को स्वर्गीय दानव क्षेत्र की मार्शल आर्ट की दुनिया में काफी प्रसिद्ध बना दिया। जिसने भी उसके बारे में सुना उसने विस्मय का संकेत दिया। इसलिए उनके बेटे के रूप में अरविंद मिश्रा का स्वाभाविक रूप से सम्मान किया गया और उनके साथ विनम्रता से व्यवहार किया गया। हालांकि इस समय अरविंद मिश्रा से भी अधिक विस्मयकारी महान दानव मास्टर आर्य थे जो उनके बगल में खड़े थे। इस व्यक्ति को स्वर्गीय दानव क्षेत्र के 10 महान दानव मास्टर्स में से एक कहा जाता था। न केवल उनके जादू कौशल असाधारण थे, बल्कि उनके पास एक दिव्य स्तर का दानव शरीर भी था। शून्य भेदक दानव आंखें। ये दानव आंख अनगिनत आत्मा कलाकृतियों के जीवन को देख सकती थी। दूसरे शब्दों में वह अपनी आंखों से विभिन्न कलाकृतियों की आत्माओं के अस्तित्व को देख सकता था और उनकी उत्पत्ति का पता लगा सकता था। उदाहरण के लिए अभी कोल्ड हॉट आयरन का टुकड़ा, अगर यह कोई और होता तो वे इसकी सतह पर केवल कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस कर पाते। लेकिन आर्य अलग था। उसकी शून्य भेदक दानव आंखें कोल्ड हॉट आयरन की सतह को भेद सकती थीं और उसमें छिपी भयानक आध्यात्मिक शक्ति को देखने के लिए मुख्य स्थिति तक पहुंच सकती थीं। सिर्फ इस दानव आंख के साथ आर्य स्वर्गीय दानव क्षेत्र में लाखों दानव मास्टर से अलग खड़ा था और दानव भगवान विशांत द्वारा एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया था।
तो यह विशांत साम्राज्य का युवराज और दानव मास्टर आर्य है। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं कि आप लोग आए। अमरीक ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया। ये कैसा रहेगा? अगर आपको ये पसंद है तो आप मेरे स्टॉल पर मौजूद किसी भी आइटम को मुफ्त में चुन सकते हैं। इसे मेरी सद्भावना के प्रतीक के रूप में लें। वह जानता था कि आर्य की क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से सबसे अच्छी आत्मा कलाकृति चुनने में सक्षम होगा। हालांकि अगर वह इस अवसर का उपयोग विशांत साम्राज्य के राजकुमार जैसे बड़े शख्स से दोस्ती करने के लिए कर सकता है तो वह निश्चित रूप से लाभ कमाएगा। ठीक है, अरविंद मिश्रा ने औपचारिकता नहीं निभाई और आर्य को चुनना शुरू करने के लिए कहा। आर्य की शून्य भेदक दानव आंखें स्टॉल पर मौजूद सभी उपकरणों पर घूम गईं। अंत में यह एक गहरे लाल रंग की क्रिस्टल बॉल पर जा गिरी। आर्य ने हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल बॉल को एक तरफ फेंक दिया और फिर उसके द्वारा अवरुद्ध काली लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया। युवा मास्टर, ये काम करेगा। आर्य ने लकड़ी अरविंद मिश्रा को सौंप दी। अरविंद मिश्रा ने लकड़ी से खेलते हुए कहा, यह असाधारण चीज क्या है? वह जानता था कि आर्य निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। चूंकि उसने लकड़ी का ये टुकड़ा चुना था इसलिए ये स्टॉल में सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए। आर्य ने कहा, यह एक अर्ध सम्राट दायरे के दानव भिक्षु की मृत्यु से परिवर्तित अवशेष है। ये लकड़ी के आकार का है लेकिन यह वास्तव में असाधारण रूप से शक्तिशाली है। एक बार जब इसका उपयोग साधना के लिए किया जाता है तो ये तुरंत एक नश्वर को आत्मा अवस्था में उठा सकता है। यदि किसी के पास पहले से ही साधना है तो उन्हें बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही उसने लकड़ी को फिर से ढकने के लिए एक रहस्यमय राक्षसी तकनीक का उपयोग किया। धमाका! जैसे ही एक भयानक राक्षसी आभा बाहर निकली, मूल रूप से गहरे रंग की लकड़ी वास्तव में एक छोटी सफेद हड्डी जैसी वस्तु बन गई। उपस्थित सभी लोगों ने प्रशंसा के भाव प्रकट किए। शून्य भेदक दानव आंखों वाले एक महान दानव मास्टर से जैसी उम्मीद थी। आप वास्तव में समझदार हैं। तो ये लकड़ी वास्तव में दानव भिक्षु शरीरा है? मैं वास्तव में नहीं बता सकता। बेशक, महान दानव मास्टर वह व्यक्ति है जिसके पास शून्य भेदक दानव आंखें हैं। आप उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? अमरीक ने खुद को सिर हिलाया। उसने जो प्राचीन आत्मा कलाकृतियां बेची उनमें से कई खरीदी गई थीं। जब भी वह कुछ खरीदता तो वह मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए उच्च साधना स्तर वाले और आत्मा कलाकृतियों में कुशल विशेषज्ञों को व्यक्तिगत रूप से नियुक्त करता। और जब उसने उस समय लकड़ी का ये टुकड़ा खरीदा तो वह जानता था कि यह एक असाधारण वस्तु है। अप्रत्याशित रूप से यह एक अर्ध सम्राट दायरे दानव भिक्षु का अवशेष था। ऐसा लगता है कि महान दानव मास्टर अधिक सक्षम है और चीजों को अधिक सटीक रूप से देखता है। अमरीक भावना से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह चाहता था कि वह आर्य को अपना मूल्यांकनकर्ता नियुक्त कर सके। चाचा, ये क्रिस्टल बॉल कितने की है? इस समय एक युवा आवाज सुनाई दी। जब अनन्या और अन्य लोगों ने क्रिस्टल बॉल को देखा तो उन्हें लगा कि लाल रंग बहुत सुंदर है, इसलिए अनन्या ने इसे उठाया और पूछा। अमरीक मुस्कुराया और कहा, 5 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। ये बहुत महंगा था। वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि कैसे काली लकड़ी दानव भिक्षु का अवशेष थी तो उन्होंने अपना सबक सीखा और लालची होने के लिए अमरीक को फटकार नहीं लगाई। इसके बजाय किसी ने आर्या से चापलूसी करते हुए पूछा, महान दानव मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि यह क्रिस्टल बॉल क्या है ना? आर्या ने सिर हिलाया। यह एक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति है जिसमें जन्मजात रक्त रेखा की शक्ति होती है। एक बार सक्रिय होने के बाद इसे पहनने से आपकी रक्त ऊर्जा लगातार बढ़ सकती है। यह मार्शल कलाकारों के लिए बेहद मूल्यवान है। मैं समझ गया। एक मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति जो रक्त ऊर्जा बढ़ा सकती है इस कीमत के लायक होनी चाहिए। आर्या की व्याख्या सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने खुद को सिर हिलाया। वास्तव में बच्चे इसे खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इसका लुक पसंद है। टीना स्टॉल पर चली गई और 5 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले। जब तक बच्चों को ये पसंद है यह इस कीमत के लायक है। ये देखकर कि वह कितनी नेक और सुंदर थी, सभी ने समझदारी दिखाई और सोचा कि यह लड़की स्पष्ट रूप से एक अमीर परिवार से है और उसके पास पैसे की कमी नहीं है। टीना के भुगतान करने के बाद अनन्या और अन्य लोगों ने क्रिस्टल बॉल उठाई और राज मेहरा को भेंट की। उन्होंने इसे ऊपर उठाया और पूछा, पिताजी, क्या ये गेंद वाकई उतनी अच्छी है जितनी उस बूढ़े ने बताई थी? राज मेहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ, और वास्तव में यह उससे भी बेहतर है जितना उसने बताया था। राज मेहरा की बातें सुनकर अरविंद मिश्रा, आर्य, अमरीक और बाकी लोगों ने राज मेहरा की तरफ देखा। राज मेहरा का मतलब था कि आर्य के शब्द सटीक नहीं थे। उसने ये भी संकेत दिया कि उसने गलती की है। इस युवा मास्टर की शक्ल असाधारण है और वह बहुत ज्ञानी होगा। आप मुझे क्यों नहीं बताते कि यह क्या है? आर्य ने राज मेहरा को ध्यान से नापने के बाद जल्दी से आगे बढ़कर कहा। अपनी अंतर्दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से एक नज़र में बता सकता था कि राज मेहरा कितना असाधारण था। इसलिए भले ही राज मेहरा ने कहा कि उसका निर्णय गलत था, वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इसके बजाय वह सुनना चाहता था कि राज मेहरा क्या कहना चाहता है। इसके अलावा ये सिर्फ आर्य ही नहीं था बल्कि अरविंद मिश्रा और अन्य लोगों के मन में भी यही विचार था। वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि राज मेहरा क्या कहेंगे। राज मेहरा ने अनन्या और अन्य लोगों को प्यार से देखा और कहा,
ये वास्तव में एक जन्मजात रक्तरेखा वाली वस्तु है, लेकिन क्योंकि इसमें फायर फीनिक्स का खून है, यह अतुलनीय रूप से कीमती है। यह एक उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति है। फायर फीनिक्स का खून, उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति। ये सुनकर आर्य और अन्य लोग दंग रह गए। आर्य ने जल्दी से कहा, तो यंग मास्टर कैसे साबित कर सकते हैं कि इसमें फायर फीनिक्स का खून है? उसे लगा कि वह भी इस क्रिस्टल बॉल की असली शक्ल नहीं देख सकता, इसे उसके मूल रूप में वापस लाना तो दूर की बात है। इसलिए उसे लगा कि वह केवल राजमहरा से ही इस रहस्य को सुझाने के लिए कह सकता है। ये सरल है। राजमहरा ने थोड़ा मुस्कुराया। भयानक महान संत का सच्चा सार तुरंत घूम गया और क्रिस्टल बॉल में फायर फीनिक्स रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय कर दिया। धमाका! जैसे ही एक चमकदार लौ फूटी, एक फायर फीनिक्स का प्रेत क्रिस्टल बॉल से बाहर निकला और तुरंत सभी की दृष्टि को रोशन कर दिया।